हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हमारा ये जो क्लास आज जो हमारी जो क्लास होगी वो विविध प्रश्नों पे क्या होगी, आधारित होगी। यानी उत्तर प्रदेश में जो यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है मार्च माह में 14 और 15 मार्च को प्रस्तावित है। तो उसमें जितने भी सवाल आपके विविध से पूछे गए हैं, ठीक है, उनका हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्वरूप कैसे सवाल ये पूछे गए हैं। तो ये आज हमारा जो पार्ट होगा, ये भाग होगा, ये 16वां होगा, ठीक है ना। यानी इससे पहले आपके पास 15 वीडियो यानी 15 क्लासेस हो गई होंगी यूपीएसआई से संबंधित। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मिशन का लक्ष्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। यानी इनमें से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था जो सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। पहला है माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, या जननी सुरक्षा योजना, या स्वस्थ नागरिक अभियान। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, यानी कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको 2014 में इसको शुरू किया गया था। कब? 2014 में शुरू किया गया था, स्पेशली 7 जनवरी को। अगला देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है। ठीक है ना, संकेतक है। आजीविका के अवसर, गरीबी अनुपात, जन्म के समय अनुपातिक जीवन काल, पर्यावरण की सुरक्षा। तो जो आपका HDR है, ठीक है ना, वो उसे कितने कह सकते हैं संकेतक हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन में जो ये तीसरा ऑप्शन है ये क्या है आपका सही है। ठीक है ना। देखिए जो आपका ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका इंडेक्स है, HDI भी कह सकते हैं, ये इसके तीन क्या होते हैं, इसके तीन क्या है आपके संकेतक हैं। तीन संकेतक, कितने संकेतक इसके हैं? तीन। तीन कौन कौन से हैं? एक आपका है भाई, कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा, जो इसमें बात की गई थी, जीवन प्रत्याशा। दूसरा है आपका शिक्षा, दूसरा क्या है? शिक्षा। और जो तीसरा आपका है वो है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तो एक चीज अभी ध्यान रखना कि ये जो HDI है ये जारी कौन करता है? तो जारी करता है आपका UNDP द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, द्वारा जारी। ठीक। और इसके अगर बात करें कि इसके जनक किसे माना जाता है, भाई किसके सुझाव पर ये जारी किया गया? तो तो ये है क्या? एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूल उल हक। ठीक, 1990। हालांकि इसमें आपका नाम जुड़ता है अमर्त्य सेन का, जो भारतीय एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो इसलिए इसी ऑप्शन क्या होगा? तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना डैश क्या कहलाता है? अनामिता, साहित्यिक चोरी, स्वजन पक्षपात, स्वेच्छाचारी। इसलिए आपका क्या है ऑप्शन जो सही है? ऑप्शन आपका दो सही है, साहित्यिक चोरी। ठीक है ना, मतलब आपके दूसरे को जो विचार है, दूसरे के विचार अपने विचारों को स्वरूप देकर आप उसको क्या करें, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो साहित्यिक क्या है? चोरी मानी जाती है। ठीक है, अब साहित्यिक चोरी ऑनलाइन भी होती है नहीं? ऑनलाइन भी साहित्यिक चोरी होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नरसंहार मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व न्यायालय, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय।
तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन देखो सही हो सकता है? तो सही ऑप्शन आपका क्या है? आपका पहला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है ना, इसका भी मुख्यालय वही है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है, कहां पर? द हेग में। मुख्यालय कहां पे है? द हेग में। किस देश में है? तो नीदरलैंड में है। ठीक है ना, नीदरलैंड में। ठीक है, अगला देखिए सवाल, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन विकास, सतत विकास, संसाधन विकास, संसाधन संरक्षण। तो जो ऊपर ये लिखा हुआ है परिभाषा, वो परिभाषा किसकी है? वो परिभाषा है सतत विकास की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। आपको अगर सतत विकास क्या होता है कि जब कोई भी आपके कोई चीज की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से खर्च करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीजें क्या रही, बची रहें। ऐसा ना करें कि मतलब कि उस संसाधन का अभी पूरा यूज कर ले और आने वाले समय में वो बचे ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सतत विकास का ये परिभाषा है। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यानी कि जो मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग है, संयुक्त राष्ट्र जो आयोग है उसको किससे प्रस्तावित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से, मानवाधिकार समिति से। तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और इसकी जो स्थापना होगी वो कब होगी? तो 2006 में होती है। कब होती है? 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है ना, 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। और वैसे ये नीचे लिखा है क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका जो मुख्यालय है ये है लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में है। और इसका भी उद्देश्य यही रहता है कि मानव के जो मानव अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, उसको सुरक्षित रखा जाए। स्थापना 1961 के आसपास में इसकी होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है कि सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतकों को चिन्हित किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? रोडवे मार्किंग, रोडवे रेखा, रोडवे आलेखन यानी कि डेलिनिएटर, यानी रोडवे संकेतक। उसके लिए सही जो शब्द बनेगा आपका वो बनेगा ये कि रोडवे आलेखक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब कि यहाँ पे लिखा है ना कि सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतकों को चिन्हित किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे आपने कहा रोड में जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सारे चिन्ह हमें मिलते हैं, वो किसी न किसी प्रकार के क्या होते हैं? एक संकेतक होते हैं, ताकि हम रोड पे जागरूकता के साथ और संभल कर चल सके उस चीज को। ठीक है, तो वो जितने भी चिन्ह हैं तो उनको क्या बोलेंगे? रोडवे आलेखक बोलेंगे। ठीक है, एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों के खिलाफ अमल किए जाने वाले विरोध को क्या कहा जाता है? क्षेत्रवाद, समाजवाद, सांप्रदायिकता या धर्म निरपेक्ष। अब वहां पे लिखा है कि एक धर्म, ठीक है ना, एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्मों के लोगों के खिलाफ अमल किए जाने वाले विरोध को क्या कहा जाता है? तो ये होता है क्या? सांप्रदायिकता। क्या होता है ये होता है सांप्रदायिकता। जैसे आप किसी भी धर्म के हैं, ठीक है ना, हिंदू, सिख, मुस्लिम, किसी भी धर्म के हैं, और आप दूसरे धर्म की क्या करते हैं? बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है, या उस पर कोई आपत्तिजनक बात कहते हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या? सांप्रदायिकता का रूप वो है। ठीक है ना, और उस सांप्रदायिकता से हिंसात्मक रूप धारण भी ले सकता है, यानी वो हिंसा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है सांप्रदायिकता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि कोई भी देश हो, ठीक है, या कोई भी राज्य हो, ठीक है, तो जो उसका खुद का धर्म नहीं होता है वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है ना। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। स्पूफिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, साइबर स्टॉफिंग या फिर फिशिंग।
तो इसके लिए सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, जैसे आपको सपोज करिए कि कोई भी नेटवर्क है नहीं, उसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है नहीं, उस पर वर्कलोड बढ़ाना है, तो आप बहुत सारे रिक्वेस्ट आप भेज देंगे, है नहीं। जैसे पता चला कि उसकी रिक्वेस्ट की क्षमता 1000 है, आपने 2000 4000 रिक्वेस्ट भेज दिया, तो उस स्थिति में वो सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है नहीं, यानी कि वो बेहतर काम नहीं करेगा और आप उसके पीछे कोई भी आप अपना जो स्वार्थ है वो अपना सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ये क्या है, तो ये साइबर अपराध है। ठीक है, साइबर अपराध हमला है। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस जो है एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिशिंग जानते हैं, जिसमें जालसाजी की बात करते हैं कि कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी ऐप हो वो होगा वास्तविक, लेकिन जब उस पर काम करना शुरू कर देंगे, जब उस पर हम लोग क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, यानी उसे इंस्टॉल कर लेंगे, उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, तो वो आपकी सारी जानकारी ले लेगा। ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है, जापान, यूएसए, यूके या भारत। देखिए कि एशियन क्लियरिंग यूनियन, क्यों, अब देखो यहाँ पे ये लिखा है एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है, तो इसमें दो तो नहीं हो सकते हैं, अमेरिका और यूके, क्योंकि ये तो अदर महाद्वीप के हैं। जापान या भारत हो सकता है, तो इसमें सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि भारत। क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि भारत। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित डिनाइल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है। पहला है नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध ट्रैफिक रुक जाए, इंटरनेट पर कनेक्शन में बाधा डालना, जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना। देखो वहां पे है ना कि डिनाइल ऑफ सर्विस जिसे कहते हैं सेवा से वंचित, वो किस किस परिस्थितियों में हो सकता है, तो नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की भरमार होना जिससे वैध ट्रैफिक रुक जाए, हाँ ये बात तो सही है। इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, ये भी बात सही है। बाकी ये बिल्कुल नहीं सही है कि जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना, इसलिए ऑप्शन ए और बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की कमी या इनकार को डैश कहा जाता है, एक ईश्वरवाद, रहस्यवाद, अनेकवरवाद या अनिश्वरवाद। जैसे आप ईश्वर यानी कि भगवान में आप भरोसा नहीं रखते हैं या आप नहीं मानते हैं, है ना, उस चीज को, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अनिश्वरवाद। क्या कहा जाएगा, अनिश्वरवाद कहा जाएगा। एक ईश्वरवाद मतलब होता है कि जब आप एक ईश्वर को मानते हैं, ठीक है ना, तो उसे एकेश्वरवाद कहते हैं। और अनेकेश्वरवाद जब आप देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब कई सारे तो विश्वास रखते हैं, तो उसे कहेंगे क्या, अनेकेश्वरवाद कहेंगे। ठीक है, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। पहला है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय पुलिस संविदा, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय पुलिस संविदा। सवाल क्या है कि इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना, ठीक है, एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, विभिन्न धर्मों, जातियों, लिंगों और विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग समाज में प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं जिसे डैश क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव, समाजवाद, राष्ट्रनिष्ठा या धर्म निरपेक्षता, या धर्म निरपेक्षता। तो इसके लिए जो सही शब्द आता है वो है सांप्रदायिक सद्भाव। क्या आता है, सांप्रदायिक सद्भाव। तो लिखा ना कि विभिन्न धर्मों, जातियों, लिंगों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समाज में प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, तो उसे कहेंगे सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, क्या बोलेंगे, सद्भाव। अगला देखिए, अगला है कि लेंस स्टूडियो
निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन की विशेषता है? यूकैम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या B612। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो क्या है आपका है स्नैपचैट, ठीक है ना। स्नैपचैट की ये विशेषता है, ठीक है, क्या है लेंस स्टूडियो इसका एक फीचर है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे, ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन है उसके अलग अलग अपने क्या है फीचर्स होते हैं। जैसे आपने देखा एक फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक। तो फेसबुक क्या एक फीचर है, इसे बोलते हैं फेसबुक वॉच, फेसबुक वॉच, ठीक है। इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे आप जैसे जो शो होता है, शो टीवी शो, उसे आप क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो ये अलग एक फीचर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके कई सारे फीचर्स दिए जाते हैं एप्लीकेशन में, अपडेट होते रहते हैं। तो अब देखिए अगला सवाल कि सड़क के किनारे का जो स्टॉप का प्रतीक चिन्ह डैश में होगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? या फिर कहते हैं कि वो किस आकार का होता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब आप हम लोग रोड पे क्या करते हैं, चलते हैं, तो वहां पे कहीं साइड में रेड कलर का आपका स्टॉप लिखा होता है। तो वो कह रहा है कि वो किस आकार का होता है? क्या वर्गाकार होता है, क्या अष्टकोणीय आकार का होता है, क्या त्रिभुजाकार होता है, या वृत्ताकार होता है? तो वो होता है कैसा, अष्टकोणीय। किस आकार का होता है? ये अष्टकोणीय आकार का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला है कि कौन से व्हाट्सएप फीचर सुविधा का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हांकित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए किया जाता है? व्हाट्सएप ब्लॉग, व्हाट्सएप ऐप वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप स्टूडियो या व्हाट्सएप बिजनेस। तो ये तो हम आप बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो जो बिजनेस से जुड़े लोग होते हैं और वो लोग स्पेशली क्या करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप बिजनेस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए व्हाट्सएप ध्यान रखिएगा कि जो ये व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप जो है ये किस कंपनी की ये है, ठीक है ना। तो जो व्हाट्सएप है, ठीक है ना, ये फेसबुक यानी कि जिसे मेटा भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, मेटा, इसका नया नाम क्या है, मेटा। तो फेसबुक की ये क्या है, मतलब ये प्रोडक्ट है कौन, व्हाट्सएप। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? 2015, 2020, 2010 या 2019? तो इसके लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि 2015 में अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन दो लोगों ने क्या किया था कि अफगानिस्तान में क्या किया था, वहाँ के संसद भवन का उद्घाटन किया था। तो कब किया था, 2015 में किया था। बाद में देखेंगे कि वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबानियों का क्या हो गया, कब्जा हो गया, ठीक है, तालिबानियों का कब्जा हो गया और अभी भी तालिबानियों के ही अधीन अफगानिस्तान स्थित है, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है उसे डैश क्या कहते हैं? हैकिंग, क्रैकिंग, डेटा डिडलिंग या सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर वैसे क्या है आपका है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी।